डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत का राष्ट्रपति एवं आपातकालीन प्रावधान। राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है। देखिए, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्या अपनाई गई है? संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली में क्या होता है कि एक वास्तविक अध्यक्ष होता है और एक नाम मात्र का राष्ट्र अध्यक्ष होता है। यानी यहाँ पे जो राष्ट्रपति का पद है वो संवैधानिक अध्यक्ष या नाम मात्र का जो शासक होता है उसके नाम से जाना जाता है। संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषता है उसको समझना जरूरी है सबसे पहले, और उसको समझेंगे तो राष्ट्रपति की प्रक्रिया के बारे में भी पता लग जाएगा। कैसे लगेगा कि संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, 3 विशेषताएं हैं, वो आपको हमेशा ध्यान रखनी है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं हैं नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमें क्या आंसर देना है। जो सबसे पहली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली की वो है इसमें नाम मात्र और वास्तविक शासक अलग अलग होते हैं। पहली बात, नाम मात्र और वास्तविक शासक अलग अलग होते हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ का जो लोकप्रिय सदन है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। यानी यहाँ का जो मंत्रिमंडल है, यहाँ की जो सरकार है, वो लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और कार्यपालिका का गठन विधायिका में से ही किया जाता है। तो ये 3 विशेषताएं संसदीय शासन प्रणाली की हुई। उसके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है। अब संसदीय शासन प्रणाली का एक अभिन्न अंग राष्ट्रपति भी है, यानी राष्ट्रपति नाम मात्र का शासक है। यानी संविधान के तहत सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रयोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि यानी यहाँ की मंत्रिमंडल, जिसमें प्रधानमंत्री सर्वा होता है, उसके द्वारा उन शक्तियों का उपयोग किया जाता है। तो राष्ट्रपति समझ गए क्या है राष्ट्रपति? राष्ट्रपति भारत का राज्य प्रमुख होता है, वह भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सशक्तता का प्रतीक है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ सरकार की कार्यपालिका संबंधी समस्त शक्तियां भारतीय राष्ट्रपति में निहित हैं, जिनका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। वह देश की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है। ये अनुच्छेद 53 में। लेकिन अनुच्छेद 53 के बाद में एक अनुच्छेद 74 भी है, 75 भी है। उनमें प्रधानमंत्री की शक्तियों का उल्लेख किया गया है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार ही कार्य करेगा, ये उसमें किया गया। अब राष्ट्रपति पद हेतु योग्यताएं कि राष्ट्रपति के लिए कौन व्यक्ति निर्वाचित हो सकता है। वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने का पात्र हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय स्वशासी संस्था के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। एक वर्तमान राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल अथवा संघ या किसी राज्य का मंत्री लाभ के पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। यानी इसमें शर्तें हो गई, भारत का नागरिक वो है ही, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो या उसका पात्र हो, वह भारत सरकार या राज्य सरकार
किसी स्थानीय स्वशासित संस्था के अंतर्गत लाभ के पद पर न हो। वह एक वर्तमान राष्ट्रपति दोबारा चुना जा सकता है, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ या किसी राज्य का मंत्री लाभ के पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा। वह राष्ट्रपति पद के लिए योग्य उम्मीदवार माना जाएगा। यानी मंत्री राष्ट्रपति के पद को धारण कर सकते हैं, वो मंत्री से राष्ट्रपति बन सकते हैं, वो लाभ के पद में शामिल नहीं है। राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 59। राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण की तारीख से उस सदन से उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। यानी कि राष्ट्रपति संसद के किसी सदन का या किसी राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि ऐसा कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उसके राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से उस सदन में उसकी सदस्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते आदि उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। राष्ट्रपति बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग का हकदार होगा। अब कार्यकाल। अनुच्छेद 56 और 57 में उसका कार्यकाल दे रखा। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण कर सकेगा तथा पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। राष्ट्रपति अपनी पदावधि समाप्त हो जाने पर भी नए राष्ट्रपति के पद ग्रहण करने तक पद धारण करेगा। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को लिखित में दे सकेगा। त्याग पत्र की सूचना राष्ट्रपति द्वारा तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में विहित प्रक्रिया से संसद में चलाए गए महाभियोग द्वारा हटाया जा सकेगा। राष्ट्रपति का निर्वाचन। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिसके निम्न घटक हैं: संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र तथा पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र भी शामिल किए गए। संसद के दोनों सदनों व राज्यों की विधानसभाओं तथा दिल्ली व पांडिचेरी की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेते। निर्वाचन की रीति। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल निष्क्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। अप्रत्यक्ष से तात्पर्य देखिए, इसकी निर्वाचन की रीति को आप एक एक चीज को समझिए। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से कि यानी जनता राष्ट्रपति के चुनाव में डायरेक्ट भाग नहीं लेती। तो कैसे लेती है भैया जनता? यानी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि, सांसद जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जहाँ भी विधानसभाएं, चाहे वो संघ क्षेत्र में हो और चाहे राज्य में, वो सदस्य भाग लेते हैं। तो जनता डायरेक्ट भाग नहीं ली तो कौन सा तरीका हो गया? अप्रत्यक्ष। अब उसके बाद में आनुपातिक प्रतिनिधित्व। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब हो गया कि एक अनुपात होता है, सदस्यों का अनुपात होता है। आनुपातिक अनुपात समानुपात पढ़े होंगे आपने, तो उसमें 1:2, 2:4, 5 ऐसे जो भी अनुपात बांट देते हैं। यानी मतलब है कि लोकसभा के सदस्यों का मत मूल्य और विधानसभाओं के सदस्यों का मत मूल्य में अंतर होता है। साथ ही प्रत्येक विधानसभा के सदस्य और दूसरी विधानसभाओं के सदस्यों के मध्य भी मतों में अंतर होता है।
यानी वो डिसाइड होता है राज्य की जनसंख्या के आधार पर। जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा है उसके सदस्यों का मत मूल्य ज़्यादा होगा, जिसकी कम है उसका कम होगा। तो एक निश्चित अनुपात हो जाता है सबका अलग अलग, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कार्य करता है। एकल स्कर्मणीय, एकल स्कर्मणीय का मतलब हो गया कि जो मत हैं वो ट्रांसफर होते हैं, एक कैंडिडेट से दूसरे कैंडिडेट में ट्रांसफर हो सकते हैं। इसका सिद्धांत ये है कि एक निश्चित कोटा तैयार किया जाता है चुनाव जीतने के लिए। जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें दो का कुल कुल मत मूल्य प्लस 1/2 का भाग लगाकर उसमें एक जोड़ देते हैं। तो जो भी आएगा मत कोटा यानी निर्वाचन कोटा, वो जिसको मिल जाएगा प्रथम वरीयता के आधार पर, प्रथम वरीयता यानी फर्स्ट चॉइस, 1 2 3 4 ऐसे चॉइस के हिसाब से मत कर सकता है। जिसको फर्स्ट चॉइस में वो कोटा मिल जाएगा वो चुनाव जीत जाएगा। अगर नहीं मिलता है फर्स्ट चॉइस के आधार पर किसी को निश्चित कोटा, तो सबसे लास्ट में रहने वाले कैंडिडेट के को बाहर करके उसकी जो प्रथम वरीयता के मत हैं वो दूसरे कैंडिडेटों में ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है जब तक किसी को निश्चित कोटा प्राप्त नहीं हो जाता। और गुप्त मतदान, यानी गुप्त मतदान से तात्पर्य होगी कि इसमें किसी को पता नहीं लगता। आजकल गुप्त मतदान विधानसभा और लोकसभा में भी है, आप जानते हैं इस चीज़ को, कई लोगों ने वोट भी किया होगा। अब मत मूल्य की गणना, मतों का मूल्य की गणना कैसे करेंगे। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत के मूल्यों की गणना निम्न प्रकार होगी। प्रत्येक राज्य के निर्वाचक के मत का मूल्य 1/1000 इंटू उस राज्य की कुल जनसंख्या और उस राज्य की विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या। देखिए सीधी बात यह है कि उस राज्य की जनसंख्या ले लो और उस विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों का भाग दे लो और फिर जो आए उसमें 1000 का भाग दे दो, तो वो मत मूल्य आ जाएगा। जैसे राजस्थान की 6.86 करोड़ है और निर्वाचित होने वाले सदस्य कितने हैं, 200 को भाग लगा लो और उसमें फिर 1000 का भाग लगा दो, भाग को लाए उसमें, तो वो यहाँ के प्रत्येक निर्वाचक का मत मूल्य आ जाएगा। इस प्रकार समस्त राज्यों की विधानसभा के समस्त निर्वाचित सदस्यों के मतों के मूल्य को जोड़ लिया जाएगा। यही निर्वाचक मंडल में राज्य विधानसभाओं के मतदाताओं के मूल्य का प्रतिनिधित्व करेगा। संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत का मूल्य राज्य विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली कुल मत संख्या, यानी राज्य विधानसभाएं उनके निर्वाचित होने वाले सदस्यों का कुल मत मूल्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो भागफल आएगा वो संसद के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य का मत मूल्य आ जाएगा। उक्त सूत्र से भागफल संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत मूल्य होगा। राष्ट्रपति निर्वाचित घोषित किए जाने के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी द्वारा 50% से अधिक वैध मत प्राप्त किया जाना आवश्यक है। चुनाव कोटा बताया था मैंने, जिसमें कुल मत मूल्य बटा 2 प्लस 1, वो निर्वाचन कोटा का सिद्धांत। अब ये मतों की गणना का सिद्धांत बता दिया। राज्य विधानसभा के सदस्य का अलग मत मूल्य होगा, संसद के सदस्य का अलग मत मूल्य होगा, यानी दोनों के अनुपात में अलग अलग अंतर आ जाएगा और इसी अंतर के आधार पर इसको आनुपातिक प्रतिनिधित्व कहते हैं। और फिर उसके बाद में जो विधानसभा के सदस्य हैं वो भी अलग अलग राज्यों की अलग अलग विधानसभाओं के सदस्यों के मत मूल्य में भी अंतर आ जाएगा। जैसे राजस्थान की पॉपुलेशन 6.86 करोड़ है, वहीं यूपी की 16 करोड़ है, तो उस आधार पर वो जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान के जो विधानसभा के सदस्य हैं उनके मत मूल्य में अंतर आ जाएगा। छोटे राज्य जैसे सिक्किम जैसे और हैं उनके सदस्यों का मत मूल्य
कम होगा, तो जिसका ज़्यादा मत मूल्य होगा वो ज़्यादा प्रभावित करेगा। ये सिद्धांत कार्य करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रपति द्वारा पद की शपथ को पढ़ेंगे।